हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क में बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। इसमें डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आप थोड़ी सी यहाँ पर बात समझ लो। देखो दोस्तों, ये वैकेंसी अलग अलग स्टेट में दी गई है और यहाँ पर आप उसी स्टेट में अप्लाई करना। प्लीज़, जिस स्टेट की लैंग्वेज या तो आपको आती है या वहाँ से आपने इंटर हाई स्कूल की पढ़ाई की है और आपकी मार्कशीट पर वहाँ की लैंग्वेज लिखी हुई है, उसी स्टेट से अप्लाई करना। अगर आप किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई करते हैं जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो आप ये ना समझना कि लोकल लैंग्वेज का सिंपल पेपर होगा। इस बार सिंपल पेपर नहीं होने वाला है, अच्छा खासा लोकल लैंग्वेज का पेपर होगा। इसलिए ऐसे स्टेट से ही अप्लाई करना जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है या आपकी मार्कशीट पर लिखी हुई है। मैं आगे अलग अलग स्टेट के जब वैकेंसी बताऊंगा तो उसमें लैंग्वेज भी आपको बताता चलूँगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। और सबसे अच्छी बात एक और है, यहाँ पर देखो रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग की वैकेंसी है। मतलब बैकलॉग की वैकेंसी वो है जो पिछली बार नोटिफिकेशन आया था, उसमें दिव्यांगजनों ने अप्लाई तो किया होगा, हो सकता है सब क्वालिफाई ना कर पाए हो या किसी तरीके से भी ये वैकेंसी बच गई थी, तो इनको भी यहाँ पर बैकलॉग के रूप में निकाल दिया है। तो जो रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग की वैकेंसी है, दोनों को मिलाकर आपकी बहुत सारी वैकेंसी हो जाती है। इसलिए आपके लिए यही सुनहरा मौका है, इसमें आप अप्लाई ज़रूर करना और थोड़ी सी अच्छे से मेहनत करके इसका पेपर ज़रूर देना। आपका 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं आज से ही, यानी 6 अगस्त 2025 से, और ये फॉर्म फिल हो गए 26 अगस्त 2025 तक। तो आपके पास में केवल और केवल 20 दिन का टाइम है। जितना जल्दी हो सके आज ही आप इसका फॉर्म या कल तक इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर देना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 2026 आपका सुनहरा हो सकता है। देखो, सितंबर 2025 में ही इसका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर 2025 में इसका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद दिसंबर से जनवरी तक ये आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। इसलिए आपका 2026 बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलो अब हम देख लेते हैं कि किस स्टेट में दिव्यांगजनों की, किन दिव्यांगों की कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखना और समझना। आगे में इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, एज कितनी मांगी गई है, इसके अलावा फीस कितनी रहने वाली है आपकी, और दिव्यांगजनों से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, स्क्राइबर वगैरह, वो सब आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। सिलेबस वगैरह भी सब कुछ आगे बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से ज़रूर देखना। देखो, यहाँ पर सबसे पहला स्टेट है गुजरात। गुजरात में आपको गुजराती आना ज़रूरी है। यहाँ पर जो लो विज़न या टोटली ब्लाइंड वीआई वाले हैं, वीएच वाले, विजुअली इम्पायर्ड, दृष्टिबाधित, उनकी यहाँ पर 3 पोस्ट है। और एचआई वाले, वो डेफ हो या हार्ड हियरिंग वाले हो, उनकी यहाँ पर 2 पोस्ट है। और लोकोमोटर डिसेबल्ड या ओएच कह दो आप, एलडी कैटेगरी वाले जितने भी है, उनकी भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। और अदर डिसेबल्ड में मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन डिसेबल्ड है, उनकी भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। ये रेगुलर वाली है, बाकी यहाँ पर बैकलॉग की गुजरात में तो नहीं है। दोस्तों, अगला स्टेट है हमारा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर वीआई की 4 पोस्ट है, एचआई वालों की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर, एलडी वालों की 3 पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। बैकलॉग में भी यहाँ पर वीआई की 1 है, एचआई की 1 है, बाकी किसी की नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक में आपको कन्नड़ आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 3 पोस्ट है और एचआई वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, एलडी कैटेगरी वालों की भी 3 पोस्ट है और अदर कैटेगरी वालों की, अदर में मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी आ जाते हैं, इनकी भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। और अगर मैं बैकलॉग की बात करूँ तो यहाँ पर वीआई की तो नहीं है, एचआई की 7 पोस्ट बची हुई है और एलडी वालों की भी यहाँ पर 7 है और इसके अलावा अदर कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 6 पोस्ट है। अगला स्टेट है यहाँ पर मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको हिंदी आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई, एचआई, एलडी और अदर डिसेबल्ड की 1-1 पोस्ट है। और बैकलॉग में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीआई की तो कोई पोस्ट नहीं है, बाकी एचआई की यहाँ पर 4 पोस्ट है, एलडी वालों की 4 पोस्ट है और इसके अलावा किसी डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी आना आपको ज़रूरी है और यहाँ पर वीआई की 3 पोस्ट है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। अगर बैकलॉग में बात करें तो वीआई की तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन एचआई की 3 पोस्ट है, एलडी वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट बची हुई है। अगला स्टेट है यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा में आपको उड़िया आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 2 है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है, बाकी बैकलॉग में यहाँ पर पोस्ट नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा में आपको हिंदी या पंजाबी आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की 2 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की और अदर डिसेबल्ड की 1-1 पोस्ट है। और बैकलॉग में यहाँ पर वीआई की पोस्ट तो नहीं है, लेकिन एचआई की यहाँ पर 1 है और एलडी की भी 1 है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में
अगर हम देखें तो वीआई की एक पोस्ट है, एचआई की भी एक पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर पोस्ट नहीं है और बैकलॉग में भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर वीआई की, एचआई की और लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक एक पोस्ट है, बाकी अदर वालों की यहाँ पर नहीं है और बैकलॉग में भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर लद्दाख। लद्दाख में वीआई की, एचआई की एक एक पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है और बैकलॉग में भी यहाँ पर नहीं है। दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर पंजाब। पंजाब में आपको पंजाबी आना या हिंदी आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 2 पोस्ट है और एचआई की भी 2 पोस्ट है, एलडी और अदर डिसेबल्ड की भी 2-2 पोस्टें हैं, बाकी यहाँ पर बैकलॉग की पोस्ट नहीं है। इसके बाद अगला स्टेट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में वीआई की, एचआई की, एलडी की और अदर डिसेबिलिटी वालों की 4-4 पोस्टें हैं, यहाँ पर बैकलॉग में पोस्ट नहीं है और तमिलनाडु में आपको तमिल आना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगला स्टेट है तेलंगाना। यहाँ पर आपको तेलुगु और उर्दू आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 3 है, एचआई की 3 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड और अदर डिसेबिलिटी वालों की यहाँ पर 2-2 पोस्टें हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैकलॉग में वीआई की तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एचआई की 5 पोस्ट है, एलडी वालों की 2 है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 5 पोस्ट है। दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान में वीआई की, एचआई की और एलडी की और 3-3 पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर वीआई की तो नहीं है, लेकिन एचआई वालों की 9 पोस्ट है और एलडी की भी नहीं है, अदर डिसेबिलिटी वालों की यहाँ पर 7 पोस्ट है। राजस्थान में आपको हिंदी आना ज़रूरी है। अगला स्टेट है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपको बंगाली या नेपाली आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 3 पोस्ट है, एचआई की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर की यहाँ पर 3 पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। बैकलॉग में अगर हम देखें तो वीआई की यहाँ पर 2 पोस्ट है और एचआई की, एलडी की और अदर डिसेबल्ड की एक एक पोस्ट है यहाँ पर बैकलॉग में। दोस्तों अगला है यहाँ पर अंडमान निकोबार आइसलैंड। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश आना ज़रूरी है, हिंदी या इंग्लिश। यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है और इसके अलावा बैकलॉग में भी अगर देखें तो यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम में आपको नेपाली या इंग्लिश आना ज़रूरी है। यहाँ पर केवल और केवल वीआई की 1 पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है और बैकलॉग में भी अगर हम देखें तो वीआई की 1 पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको हिंदी उर्दू आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 6 पोस्ट है और एचआई वालों की 5 है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 5 है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 5 पोस्ट है। यहाँ पर बैकलॉग में अगर हम देखें तो वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 6 है, एलडी वालों की 5 है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 5 पोस्ट है। अगला स्टेट है यहाँ पर महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको मराठी आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 6 पोस्ट है, एचआई की 6 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड और अदर डिसेबल्ड की 4-4 पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर गोवा। गोवा में कोंकणी आना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर केवल और केवल वीआई की 1 पोस्ट है और बैकलॉग में भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है और वीआई के अलावा यहाँ पर और डिसेबल्ड की भी पोस्ट नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर दिल्ली। यहाँ पर आपको हिंदी आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है। बैकलॉग में भी यहाँ पर वीआई की 4 पोस्ट है और एचआई की 5 है, बाकी लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है, अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 3 पोस्ट है। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तराखंड। यहाँ पर भी हिंदी आना आपको ज़रूरी है। यहाँ भी वीआई की और एचआई की 2-2 पोस्टें हैं और एलडी और अदर डिसेबल्ड की 1-1 पोस्ट है और यहाँ पर बैकलॉग में वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की नहीं है, एलडी की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और अदर डिसेबल्ड की भी 2 पोस्ट यहाँ पर है। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की केवल 1 पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है और बैकलॉग में भी अगर हम देखें तो वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 3 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 3 पोस्ट है, अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो अगर यहाँ पर रेगुलर में पोस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैकलॉग में दी हुई है, तो आप तब भी अगर अरुणाचल प्रदेश वाले कोई भी दिव्यांग है तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगला स्टेट है यहाँ पर असम। आपको असमिया या बंगाली या बोडो आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की भी 2 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड और अदर की 1-1 पोस्ट है। यहाँ पर बैकलॉग में वीआई की 9 पोस्ट है और एचआई वालों की भी यहाँ पर 9 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 9 पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 7 पोस्ट है। मतलब यहाँ पर 34 पोस्ट अलग अलग डिसेबल्ड की बची हुई है। अगला स्टेट है मणिपुर। आपको मणिपुरी या इंग्लिश आना ज़रूरी है। यहाँ पर केवल और केवल वीआई की 1 पोस्ट है और बैकलॉग में अगर हम देखें तो वीआई की 1 है, एचआई की 1 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है और अदर की 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर किसी की रेगुलर में नहीं है तो बैकलॉग में है तो अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से अगला स्टेट है मेघालय। यहाँ पर इंग्लिश, गारो, खासी आपको आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 1 है, एचआई की 1 पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैकलॉग में वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 3 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 है और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 है। तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। मान लो कोई हिंदी स्टेट से है, उसको इंग्लिश अच्छी खासी आती है और आप उसकी मार्कशीट पर इंग्लिश भी लिखी है, तो वो चाहे तो मेघालय में अप्लाई कर सकते हैं।
अगला स्टेट है यहाँ पर मिजोरम। आपको यहाँ पर मिजो आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की केवल एक पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की नहीं है। लेकिन बैकलॉग में वीआई की भी एक बची हुई है, एचआई की एक पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 है और अदर वालों की यहाँ पर एक पोस्ट है। 5 पोस्ट यहाँ पर सभी दिव्यांगों की यहाँ पर है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नागालैंड। नागालैंड में आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। यहाँ पर भी वीआई की एक पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैकलॉग में जो बची हुई सीट है उसमें वीआई की 2 है, एचआई की 2 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 है और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर एक पोस्ट है। टोटल 8 पोस्ट ये भी यहाँ पर है, तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला स्टेट है त्रिपुरा। यहाँ पर आपको बंगाली या कोकबोरोक लैंग्वेज आना ज़रूरी है। यहाँ पर भी वीआई की एक पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की नहीं है। लेकिन बैकलॉग में यहाँ पर वीआई की 1 है, एचआई की 2 है और एलडी की यहाँ पर 3 पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है। दोस्तों अगला स्टेट है बिहार। यहाँ पर आपको हिंदी या उर्दू आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 3 पोस्ट है, एचआई की 3 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 है और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है झारखंड। यहाँ भी आपको हिंदी या संथाली आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 2 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है और अदर की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर भी कोई पोस्ट नहीं है। फिर इसी तरीके से अगला स्टेट है केरल। यहाँ पर आपको मलयालम आना ज़रूरी है। यहाँ पर वीआई की 3 पोस्ट है, एचआई की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। बैकलॉग में भी यहाँ पर वीआई की 2 है, एचआई की 1 है और एलडी की भी 1 है, अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर अगला है यहाँ पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी आपको मलयालम आना ज़रूरी है। यहाँ पर केवल वीआई की 1 पोस्ट है और डिसेबल्ड की नहीं है। बैकलॉग में यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है बस और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों ध्यान से समझना, और रेगुलर पोस्ट में वीआई जो विजुअली इम्पायर्ड है उनकी टोटल 72 पोस्ट है और जो बची हुई पोस्ट है रेगुलर के अलावा बैकलॉग वाली वो भी 32 पोस्ट है। तो 72 और प्लस 32 पोस्ट यहाँ पर वीआई पर्सन जो है उनकी है, तो टोटल कितनी हुई? 104 पोस्ट है जो वीआई वाले बच्चों के लिए है, जो दृष्टिबाधित है उनकी एसबीआई क्लर्क में टोटल 104 पोस्ट है। इसी तरीके से जो एचआई वाले बच्चे हैं उनकी रेगुलर में टोटल 60 पोस्ट है और बैकलॉग में भी उनकी 64 पोस्ट है। तो टोटल 60 प्लस 64 पोस्ट है उनकी। यहाँ पर एचआई वालों की भी टोटल 124 पोस्ट है। एसबीआई क्लर्क में एचआई वालों की भी टोटल 124 पोस्ट है। ऐसे ही जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं उनकी यहाँ पर 48 पोस्ट है रेगुलर में और जो बची हुई पोस्ट है बैकलॉग की है वो भी यहाँ पर 52 पोस्ट हैं। तो टोटल 48 और 52 मिलाकर उनकी हो गई यहाँ पर 100 पोस्ट। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी या ओएच वाले जितने भी है एसबीआई क्लर्क में उनकी टोटल 100 पोस्ट है। इसी तरीके से जो अदर डिसेबल्ड है उनकी रेगुलर पोस्ट में 42 पोस्ट है और जो बची हुई पोस्ट है उसमें भी 48 है। उनकी भी यहाँ पर देखो 42 48 मिलाकर 96 अदर डिसेबल्ड जितने भी है उनकी भी यहाँ पर टोटल 96 पोस्ट है। इस तरीके से सभी दिव्यांगों की रेगुलर पोस्ट जो है वो 508 है, सभी को मिलाकर 508 पोस्ट है और जो बैकलॉग की बची हुई है वो भी 196 पोस्ट है। अगर यहाँ पर हम डिसेबल्ड की बात करें तो 5180 में से टोटल दिव्यांगजनों की सबको मिलाकर रेगुलर को भी और बैकलॉग वाली सब टोटल वैकेंसी सभी दिव्यांगों की यहाँ पर 704 वैकेंसियाँ हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है आपके लिए, इसलिए आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। दोस्तों मैंने लैंग्वेज इसलिए बताया आपको क्योंकि अब लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने हर स्टेट की आपको लैंग्वेज भी बता दी। अब देखो यहाँ पर आपको एज बता देता हूँ, एज कितनी मांगी गई है और कितना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 20 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 20 वर्ष से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो डिसेबल्ड भाई बहन जनरल के हैं उनको यहाँ पर 10 साल की छूट मिलेगी, जो ओबीसी के हैं उनको यहाँ पर 13 साल की छूट मिलेगी और जो पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के हैं उनको यहाँ पर 15 साल की छूट मिलेगी। मतलब आप 28 में 10 15 13 ऐड कर देना, उस हिसाब से आप फॉर्म फिल करना अगर ज़रूरत है तो आपको। दोस्तों अब हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपका रिजल्ट जो है फाइनली 31 दिसंबर 2025 से पहले आ जाना चाहिए, इसके बाद का नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी 31 दिसंबर के काफ़ी दिन हैं। आपका अगर फाइनल है तो आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, 31 दिसंबर तक का मांगा गया है।
चलो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांगजनों को यहाँ पर पूरा 4% का रिजर्वेशन बैंक वालों ने दिया है। बैंक की अच्छी बात है कि ये रिजर्वेशन अपना पूरा दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग भाई बहन हैं तो मेरी मेहनत के लिए और भाई समझकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों के पास में इसको शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, व्यूज़ भी उतने अच्छे नहीं जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है। आप ही लोग मुझे मोटिवेट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मेरे साथ में जोड़ के। चैनल पर अच्छे से 50 के आप करवा देंगे अगर अगस्त में, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इसलिए आप लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। चलो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है डिसेबल्ड भाई बहन। दोस्तों, अगर आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेफ या हार्ड हियरिंग वाले हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, या बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं OH, तो OH और लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक ही बात है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत यानी LD के अंतर्गत अगर आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है या दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, एक पैर में प्रॉब्लम है या दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, इसके अलावा अगर आप CP है, लेप्रोसी है, डाउन सिंड्रोम है, एसिड अटैक है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हैं, या इसके अलावा अगर आप स्पाइनल डिफॉर्मिटी या स्पाइनल इंजरी वाले हो विदाउट एनी न्यूरोलॉजिकल या लिम्ब डिसफंक्शन के, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अदर कैटेगरी में ऑटिज़म हो माइल्ड वाले, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हो, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हो, या मेंटल इलनेस वाले हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों, जिन दिव्यांग भाई बहनों को स्क्राइबर की ज़रूरत है वो स्क्राइबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ ज़रूर लिखी है कि अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर टाइम या स्क्राइबर लेते हैं और आपकी जॉब लग भी जाती है, उसके बाद में भी कुछ पता चलता है, तो आपको बिना किसी नोटिस के जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको एक्चुअल में ज़रूरत है स्क्राइबर की या एक्स्ट्रा टाइम की, तभी आप ऑप्शन यस करना, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। स्क्राइबर से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड मैं अलग से SBI क्लर्क की भर्ती के लिए ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब कुछ बताऊंगा, ये जितने भी नियम कानून यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी आप अभी इतना समझ लो कि अगर आपको स्क्राइबर चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आप एलिजिबल हो तो आप बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइबर ले सकते हो। आप 40% से कम हो तभी मिल जाएगा, 40% से ज़्यादा हो तभी मिल जाएगा। अब बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन को कन्फ्यूज़न होता है कि परमानेंट या टेम्परेरी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर टेम्परेरी और परमानेंट का कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है। बाकी अगर आपके टेम्परेरी है और डेट एक्सपायर नहीं हुई है तो आप अप्लाई कर देना। दोस्तों, अब मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। प्री एग्ज़ाम में आपसे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 ही मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 ही मार्क्स के, और रीजनिंग के यहाँ पर 35 क्वेश्चन 35 ही मार्क्स के। इस तरीके से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 100 मार्क्स के हो गए, और हर एक के लिए आपको 20-20 मिनट यहाँ पर मिलेगी, मतलब 1 घंटा। और जो दिव्यांग भाई बहन एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हो गए उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। और ये केवल क्वालिफाइंग होगा, फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी उसमें प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग होगा। फिर उसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, जो 85 मार्क्स के हो गए, यहाँ पर 35 मिनट आपको मिलेगी। जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन 40 ही मार्क्स के हो गए, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 85 मार्क्स के हो गए। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी यहाँ पर 60 मार्क्स के हो गए। इस तरीके से आपसे टोटल मेंस में 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 200 मार्क्स के हो गए। यहाँ पर 2 घंटा 40 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हो गए उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यहाँ पर भी आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पर आपको SC ST OBC और PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है जो भी, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस के ही बेस पर बनेगी। दोस्तों, मेंस होने के बाद में आपका LLPT यानी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब ये समझ लो ये किसको देना है और किसको नहीं देना है। देखो, आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो और उस स्टेट की लैंग्वेज अगर आपकी मार्कशीट पर 10th 12th की मार्कशीट पर लिखी है तो आपको कोई एग्ज़ाम देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी LLPT की। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज आपके मार्कशीट पर भी नहीं लिखी है तो आपको वहाँ का टेस्ट देना पड़ेगा। अब टेस्ट देने के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पर लेवल है। नॉन वर्बल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव के 3 पैसेज आएंगे आपके सामने और 15 क्वेश्चन हो गए 15 मार्क्स के। फिर सब्जेक्टिव भी होगा, यहाँ पर भी 3 पैसेज आपके सामने आएंगे और उसमें 15 क्वेश्चन हो गए 15 मार्क्स के हो गए, और वर्बल टेस्ट भी होगा जहाँ पर 20 मार्क्स का होगा।
तो आप ये समझ लो कि कितना कठिन यहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आपने किसी ऐसे स्टेट में अप्लाई कर दिया जहाँ की ना तो आपको लैंग्वेज आती है ना आपकी मार्कशीट पे लिखी है, तो आप अच्छे से वहाँ पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ऐसे ही स्टेट से अप्लाई करना जहाँ की आपको या तो लैंग्वेज आती है या आपकी मार्कशीट पर वहाँ की लैंग्वेज लिखी हुई है। बाकी दोस्तों आपको अपने स्टेट में जहाँ पर भी आपको सेंटर लेना है वो अपने स्टेट में आपको आराम से मिल जाएगा। अब देखो, अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 64,000 सैलरी आपको मिलती है, पर आपको जो इनिशियली सैलरी मिलेगी वो 26 से 30 या 40 के बीच में, मेट्रो वगैरह मुंबई वगैरह में 40 तक आपकी सैलरी जाएगी आराम से। 30 से ऊपर ही रहेगी शुरुआती सैलरी आपकी, तो बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी दोस्तों अगर हम इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन, आप SC ST और इसके अलावा PWD कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो आपकी यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगने वाली। बैंक की ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी SBI क्लर्क में। और आप जनरल OBC EWS के हैं तो 750 फीस आपकी यहाँ पर लगेगी। इसका फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो। बाकी इसमें टाइम वगैरह के लिए जो एनेक्सर वगैरह दिए है वो मैं दूसरी वीडियो में जब स्क्राइबर वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। बाकी दोस्तों अब इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं है, मैंने लगभग सब कुछ बता दिया, आपको अच्छे से समझा भी दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल्ड के पास में ज़रूर से ज़रूर वीडियो भेजना। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।